अच्छा जी, मेरे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड है और इससे मैंने जाना है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में। तो इसकी इंथैल्पी चेंज है 32 किलो जॉल्स पर मोल। और सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड से मुझे जाना है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में और इसकी इंथैल्पी चेंज है 24.9 किलो जॉल्स पर मोल। तो आपने फाइंड आउट करनी है सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड से सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड की। जी, चॉइसेस हैं हमारे पास 57.2, 7.1, -7.1 और डेल्टा -57.2। बेटा नहीं, मैंने चेंज कर दिया, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट इक्वेशन बनाई थी, फिर मैंने देखा कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, तो ये मैंने अब चेंज कर दिया है। अब आप सॉल्व करो। हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड से सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड चाहिए। बेटा इसमें सिर्फ आप ये देखो कि आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। जल्दी से मेरे साथ सॉल्व करना है आपने। आप देखो कि आपको रिक्वायर्ड क्या है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म मुझे राइट साइड पे चाहिए और लिक्विड मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए। तो सॉलिड मुझे राइट साइड पे चाहिए, पर सॉलिड अपनी इक्वेशन में कहाँ है, रिएक्टेंट साइड पर है ना। तो आप इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन को जब आप इन्वर्ट करोगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिएक्टेंट हो जाएगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड ये प्रोडक्ट साइड पर हो जाएगा। तो चूंकि मैंने इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया है तो लिहाजा इसका साइन भी चेंज करना होगा, -32। अब दूसरा सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड मुझे रिएक्टेंट साइड पे ही चाहिए और वो रिएक्टेंट साइड पे ही है, तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो इसका साइन एज इट इज़ रहेगा 24.9। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड करोगे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से कट गया तो पीछे रहेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड लिक्विड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड। तो इसकी जो इंथैल्पी चेंज है -32 + 24.9, आंसर इज़ -7.1। जो चीज़ आपको आप देखो आपको रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि सोडियम सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉलिड राइट साइड पर होना चाहिए और लिक्विड लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए। जो इनकी इक्वेशन दी हुई है उसमें सॉलिड लेफ़्ट साइड पर था, तो इसको आपने राइट साइड पे लेके आना है। तो आप इसकी इक्वेशन को इन्वर्ट करोगे और जिसकी इक्वेशन इन्वर्ट करोगे उसका साइन भी चेंज होगा। जबकि लिक्विड आपको रिएक्टेंट साइड पे ही चाहिए तो वो रिएक्टेंट साइड पे ही लिखोगे। फिर आप इन्वर्ट करने के बाद उन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली हम अप्लाई करते हैं। ये साइकिल होती है आयोनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। दिस साइकिल इज यूज टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को उसके आयन से बनाएं, जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को उसके आयन से बनाएं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ये हमने आयोनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है। डेल्टा H नॉट लेटेस्ट जी हेजस लॉ की एप्लीकेशन है। डेल्टा H नॉट लेटेस्ट LATT से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोडियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है ये है 787 किलो जॉल्स पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होती है जब भी 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाएं उसके आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। तो ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल है। बॉर्न हेबर साइकिल को अगर मैं डिफाइन करूं, अ thermodynamic cycle derived by the application of
Hazel's law is called Born-Haber cycle. It helps us to calculate lattice energies of बाइनरी, ख़ास करके बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो कंपाउंड्स, वो आयनिक कंपाउंड्स जिसमें एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो, यानी कि पॉजिटिव आयन एक से ज़्यादा ना हो, नेगेटिव आयन एक से ज़्यादा ना हो, तो इनको हम कहते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। इनकी लेटिस एनर्जीज मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आप गौर करो, लेटेस्ट एनर्जी कब होती है? जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को बनाते हैं उसके आयन से। अब ये जो आयन है, नेचुरली सोडियम जो है वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, नेचुरली तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नेचुरली क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्चुअली ये जो हैं, ये इनको हमें आयन्स बनाना पड़ा। पहले मैं सोडियम से सोडियम आयन बनाऊंगा, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनाऊंगा, फिर वो आयन्स मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आयोनिक कंपाउंड बनाने के हमारे पास दो रूट है। वो कौन कौन से रूट है, उस रूट को समझना है आपने। एक तो डायरेक्ट मेथड है मेरे पास आयोनिक कंपाउंड बनाने का, एक डायरेक्ट मेथड है कि आपने उन कंपाउंड्स को मिलाया तो डायरेक्ट जो है ना हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बन गया। मतलब ये मेरे पास सोडियम सॉलिड है और क्लोरीन डायटोमिक स्टेट में गैस है। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट मिला दूँ, तो जब मैं इनको डायरेक्ट मिलाऊंगा तो ये हमारे पास इनकी एनर्जी का लेवल है। तो जब मैं इनको डायरेक्ट मिलाऊंगा ना, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा। तो जब हम इनको डायरेक्ट मिलाते हैं और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्यों? क्योंकि ये हम इसके एलिमेंट से बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? एलिमेंट से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और ये होती है हमारे पास -411 किलो जॉल्स पर मोल। ये हमारे पास कितनी होती है? तो जब आप सोडियम और क्लोरीन को मिलाओ और डायरेक्ट NaCl बन जाए, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ये रूट नंबर 1 है। इसमें हमने डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड को उसके आयन से सोडियम क्लोराइड को उसके एलिमेंट से बनाया, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें हमने उनको आयन्स नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट सोडियम और क्लोरीन को मिलाया और सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये डायरेक्ट मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि पहले मैं इनके आयन्स बनाऊं, आयन्स बनाने के बाद मैं इनसे सोडियम क्लोराइड बनाऊं। तो अब सोडियम सॉलिड को, अब हम रूट नंबर 2 की तरफ जाने लगे हैं। तो अब मुझे सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना है सोडियम प्लस आयन में। तो पहले मैं, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो सोडियम +1 कैसे बनाओगे आप? कि सोडियम के आखिरी शेल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वो एटम किस स्टेट में होना चाहिए? गैशियस स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो पहले आप इसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब आप एनर्जी दोगे, दैट्स वाई एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ रही है। तो ये एनर्जी कहलाएगी डेल्टा H एटमाइजेशन। एटमाइजेशन हमने कल पढ़ा था कि किसी सॉलिड को उसके गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करना, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है सोडियम की, और ये आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +108 किलो जॉल्स पर मोल। तो अब सोडियम किस स्टेट में आ गया? अब सोडियम आ गया हमारे पास गैशियस स्टेट में।
क्लोरीन को अभी हमने नहीं छेड़ा, क्लोरीन एज इट इज गैसियस स्टेट में ही है। अब आप इस सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे जी, सब्लिमेशन एटमाइजेशन एक ही बात है। अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कहलाएगा डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, और ये कितनी होती है प्लस 496 किलो जॉल्स पर मोल। तो अब सोडियम किस स्टेट में आ गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब सोडियम प्लस फॉर्म में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, और क्लोरीन एज इट इज है अभी, ठीक है, सोडियम का प्लस आयन बन गया। अब क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन करना है, पर एक क्लोरीन एटम ने गेन करना है, तो यहां पर हमारे पास 2 क्लोरीन एटम है, तो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को भी हम इसके एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हमें फिर एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को उसके 2 एटम्स में कन्वर्ट कर दें। तो अब हमें फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, किसको, क्लोरीन को, और ये कितनी होती है, ये होती है प्लस 121 किलो जॉल्स पर मोल। तो अब सोडियम आयन गैसियस स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन फ्री है, और अब जो क्लोरीन है वो भी मोनोटॉमिक स्टेट में आ गई है। क्लोरीन किस स्टेट में आ गई, अब ये क्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब जब क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स वाई अब हम एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, और अब सोडियम आयन गैसियस स्टेट में है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो क्लोराइड आयन बन गया गैसियस स्टेट में। तो अब ये हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्लोरीन की, ये कितनी होती है -349। क्यों, क्योंकि अब रिलीज हुई है किलो जॉल्स पर मोल। जी ये तमाम वैल्यूज याद होनी चाहिए। लो भी अब आयन बन गए, अब ये आयन बन गए हैं ना, तो अब ये आयन्स मिलेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, एंड दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। तो अब हम इन दोनों आयन्स को मिलाएंगे तो हमारा आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लेटेस्ट एनर्जी, और ये हमने फाइंड आउट करनी है जी, ये तमाम वैल्यूज याद करनी है। तो अब ये रूट नंबर 1 था, रूट नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू है, रूट नंबर 2 में ये तमाम वैल्यूज हैं। तो रूट नंबर 1 की जो एंथैल्पी है वो रूट नंबर 2 के बराबर होगी। रूट नंबर 1 में एंथैल्पी क्या थी -411, ये इक्वल होगी रूट नंबर 2 में जो एंथैल्पीज हैं कौन कौन सी थी, रूट नंबर 2 में 108 प्लस 496 प्लस 121, फिर उसके बाद 121 के बाद फिर यहाँ पर -349 और फिर प्लस लेटेस्ट एनर्जी। तो इन तमाम को ऐड करो और दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इन तमाम को ऐड करो तो ये आ गया मेरे पास, इधर का सम आ गया, इधर का सम आया मेरे पास 376 प्लस डेल्टा एच लेटेस्ट। तो इसको मैं दूसरी तरफ जाके माइनस करूँगा तो डेल्टा एच लेटेस्ट आ गई मेरे पास -411 -376, तो ये आ गई -787 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरह हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी मालूम कर सकते हैं।